इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। ज्वाइन द 100% डिजिटली एनेबल्ड फ्यूचर रेडी यूनिवर्सिटी। अट्ठाईस रण रथ वचन। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। मध्य प्रदेश का उपचुनाव सत्ता का फाइनल सिद्ध होगा। जाहिर सी बात है, 230 विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश विधानसभा में जो आंकड़ा है 116 का, और 2018 में जब चुनाव हुआ तो कहीं ना कहीं कसक जो थी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों पार्टियों में थी। कांग्रेस जहां 114 सीटों को लेकर आई थी, तो वहीं बीजेपी 109 सीटों के साथ 2018 में थी। और यही कारण है कि कांग्रेस ने फिर अपने सहयोगियों से सरकार बनाई, लेकिन 15 महीनों के ही भीतर सरकार गिर गई। बीजेपी अब सत्ता में है। बीजेपी को 9 सीटों की दरकार है, तो वहीं कांग्रेस को 22। बड़ा अंतर है। दोनों ही पार्टियां एड़ी चोटी का जोर या दम इस चुनाव में लगा रही हैं। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप भी हमने देखे, तमाम तरह के स्ट्रेटजी भी देखी। रण जिस तरह का है उसमें रथ भी आज 28 विधानसभा क्षेत्रों में भेजे गए। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो फिर कांग्रेस 28 वचनों के साथ मैदान में है। हालांकि वचनों को लेकर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है कि आपने 2018 के अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कहती है कि जो वक्त मिला था हमें, उसमें हमने वो जो हमने घोषणा पत्र में बातें थी, जो वचन दिए थे, उसको हमने निभाया है। कुल मिलाकर जो रण है 28 का, वो एकदम धीरे धीरे चरम पर पहुँच रहा है, क्योंकि 3 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। आज हम इसी मुद्दे पर 28 रण रथ वचन पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि चर्चा शुरू करें, इसी से जुड़ी ये खास रिपोर्ट हम आपको पहले दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव का रण, 28 सीटों पर सत्ता का मुकाबला। कांग्रेस ने दिए जनता को 28 वचन, तो बीजेपी ने 28 रथ किए रवाना। मध्य प्रदेश में है तो ये उपचुनाव पर किसी संग्राम से कम नहीं। वजह ये, उपचुनाव ही सूबे की सियासत का फैसला करेगा। जहां कांग्रेस के लिए इन 28 सीटों पर चुनाव किसी संजीवनी से कम नहीं, तो बीजेपी को सत्ता में बने रहने के लिए जरूरी बहुमत को बचाना होगा। अब दोनों ही दल अपनी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बीजेपी ने विधानसभा उपचुनाव वाली 28 सीटों पर अब एलईडी, साउंड और वीडियो की सुविधा से सुसज्जित रथ से प्रचार शुरू किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी कार्यालय से इन रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कमलनाथ पर एक बार फिर जमकर निशाना साधा और बोले, हम भूखे नंगे अच्छे हैं, हमने बच्चों को लैपटॉप दिया, उन्होंने बंद कर दिए थे। हमें नंगे भूखे रहने दो, हम ऐसे ही अच्छे हैं। आपकी अमीरी, आपका बंगला, आपकी गाड़ी, आपको मुबारक। हाँ, मैं नंगा भूखा हूँ, इसलिए तो गरीबों की सेवा करता हूँ। हाँ, मैं नंगा भूखा हूँ, इसलिए गरीबों के 1 रुपया किलो गेहूँ खिलाता हूँ। वो का जाने पीर पराई, तुम्हें तुम्हारे बंगले मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारे उद्योग मुबारक हो। हमें नंगा भूखा ही रहने दो, ताकि अपनी गरीब जनता की सेवा करते रहे। ये गरीब की पीड़ा समझते ही नहीं है कमलनाथ जी। सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए, और इसलिए जाके पायना फटी बिमाई, वो का जाने पीर पराई। इन्होंने संबल योजना बंद की गरीब की, इनने तीर्थ दर्शन योजना बंद करी गरीब की, इनने गरीब को होने वाले जितने भी लाभ थे वो सारे के सारे बंद करके गरीबों के हितों पर कुठाराघात किया। इसलिए ये उस पीड़ा को समझ ही नहीं सकते।
इसके पहले कांग्रेस ने 28 सीटों के लिए 28 वचन पत्र तैयार किए हैं। इसके पहले 2018 में भी कांग्रेस वचन पत्र लेकर आई थी, जिसमें सबसे प्रमुख मुद्दा किसानों की कर्ज माफी और बिजली का बिल माफ करने जैसे मुद्दे थे। लेकिन भाजपा किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेरती रही है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के उपचुनाव की दृष्टि से 28 विधानसभा क्षेत्रों में वीडियो रथ भेजे हैं और ये वीडियो रथ भारतीय जनता पार्टी की इन 5-6 महीनों की जो सरकार चली इसकी उपलब्धि हैं। हमारे काम हैं गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, निम्न मध्यम वर्ग के लिए, युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए, महिलाओं के लिए जो काम किए हैं, जो योजनाएं संचालित की हैं, जो गरीबों तक पैसा उनके खाते में भेजा है। और 15 महीनों का कांग्रेस का कुशासन, अराजकता, लूट, तानाशाही, भ्रष्टाचार जिस प्रकार से उन्होंने मचाया हुआ था, कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में जो जिस प्रकार का 1.2 का अवतार ले लिया था, ठीक उसी के प्रचार को लेकर ये वीडियो रथ के माध्यम से जगह जगह लोगों को अवगत कराया जाएगा, लोगों से संवाद होगा। भारतीय जनता पार्टी बजाय उनकी जन समस्याओं को समझने के वहाँ पर बड़े वैभवशाली करोड़ों रुपए के रथ लेकर जाने वाली है। रथ से नीचे उतरना भारतीय जनता पार्टी का जो है शगल नहीं है, इनकी फितरत में नहीं है। इस बार का चुनाव काफी मायनों में खास है। अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में बहुमत की तो बहुमत का आंकड़ा 116 है, जबकि बीजेपी के पास 107 सीटें हैं। बहुमत के लिए बीजेपी को 9 सीटों की जरूरत है तो कांग्रेस के पास 88 सीटें हैं। ऐसे में कांग्रेस को फिर से सत्ता चाहिए तो 22 सीटें जीतना होंगी। तो वहीं 4 निर्दलीय, 2 बसपा और 1 सपा विधायक हैं। बहुजन समाज पार्टी भी अपनी किस्मत आजमा रही है। अब ऐसे में देखना होगा इस उपचुनाव में सत्ता की चाबी किसको मिलती है। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। रथ वचन, सत्ता का संग्राम, मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों के चुनाव और चुनाव का प्रचार, आरोप प्रत्यारोप धीरे धीरे चरम पर पहुंच रहे हैं। वक्त कम है, 3 नवंबर को वोट डाले जाना है और उसके पहले तमाम तरह की बातें सामने हैं। चर्चा शुरू करेंगे उससे पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराना चाहेंगे, परिचय कराना चाहेंगे जो आज इस चर्चा में हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में है ब्रजगोपाल लोहिया जी, बीजेपी प्रवक्ता। ब्रजगोपाल जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी। संदीप जी, आपका बहुत स्वागत है। और फिरोज सिद्दीकी साहब, आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले संदीप जी के पास में आता हूं, इससे पहले कि मैं बीजेपी कांग्रेस से बात करूं, संदीप पौराणिक जी हमारे साथ में है। संदीप जी, क्या कहेंगे जिस तरह से जो रण है, रण के साथ आज रथ भी रवाना हो गए 28, दूसरी तरफ कांग्रेस के 28 वचन भी हैं और जिस तरह से इस समय चुनावी माहौल है, आरोप प्रत्यारोप गरमाया हुआ है। एक जिस तरह से आज बात की जाए, सीएम शिवराज सिंह चौहान भूखा नंगा वाले बयान पर तमाम तरह से जिस तरह से कमलनाथ को, कांग्रेस को घेरा, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार हमलावर है। किस तरह से देखते हैं इस संग्राम को, क्योंकि इतिहास में पहली बार है कि उपचुनाव में इस तरह की जंग। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। अगर हम देखें तो ये चुनाव मध्य प्रदेश के लिहाज से और जिलों के लिहाज से बड़ी महत्वपूर्ण चुनाव है जी। जैसे आपने रण की बात की तो ये कैसे संभव है कि रण में रथ ना हो जी, रण में वाण ना हो जी, रण में वचन ना हो जी। रण इसके बगैर अधूरा है। कोई भी रण हो, चाहे वो राजनीति का रण हो या दूसरा रण हो जी। आपको बात तो करनी पड़ेगी, आपके हथियार भी होने पड़ेंगे, आपके पास वाद्य शैली भी होनी पड़ेगी जी। और दूसरे कमजोरियां गिनाने का आपके पास एक अवसर भी होना चाहिए। तो कांग्रेस ने बीजेपी को एक बैठे बिठाए बड़ा अवसर दे दिया है। जो भूखा नंगा वाली बात आप कह रहे हैं, ये राजनीति में सेल्फ गोल माने जाते हैं ये जी। आपको याद होगा, अगर आप 2018 के चुनाव पे जाएंगे तो बीजेपी की हार का एक बड़ा कारण बना था आरक्षण को लेके वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई माई का लाल आरक्षण नहीं छीन सकता। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार के चुनाव का अब जो केंद्र बन रहा है वो भूखा नंगा बयान बन रहा है, क्योंकि गरीब
गरीबों की आबादी बहुत ज्यादा है जी, और जहां चुनाव हो रहे हैं, जिन 28 इलाकों में चुनाव हो रहे हैं जी, वो ग्रामीण इलाकों से आते हैं, जी, गांव, गरीब, ग्रामीण। जी, तो बीजेपी के हाथ एक बड़ा हथियार लग गया है चुनाव में। जी। अब देखना ही होगा कि इसका कांग्रेस कैसे बचाव करती है, कैसे उसका जस्टिफिकेशन करती है, जी। कैसे ये संदेश देती कि हमने ये नहीं, ये कहने की कोशिश की थी। लेकिन आपने जैसा कहा कि वीडियो रथ पहुंच गए हैं, तो अब भाजपा अपनी बात पहुंचाना, या यूं कहे कि भाजपा कांग्रेस के नेता के बयान को, भूखा नंगा और गरीब वाला बयान पहुंचाना और आसान हो जाएगा चुनाव। लेकिन संदीप जी, जिस तरह से आपने कहा कि सेल्फ गोल, अगर स्पोर्ट्स की भाषा में कहें, नहीं लगता एक तरफ पूरी टीम है बीजेपी की तरफ, दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कांग्रेस एक पूरी रणनीति के तहत, एक पूरी जमावट के तहत इस मैच को कहें अगर अपन खेल की भाषा में, तो एक जमावट के साथ मैच खेल रही है। दूसरी तरफ हमें दिख रहे हैं तो वो कमलनाथ नजर आ रहे हैं। तो देखने में तो ये नजर आ रहा है कि कमलनाथ अकेले हैं और बीजेपी की पूरी टीम है, लेकिन कांग्रेस भी अपनी रणनीति के हिसाब से, उनकी रणनीति एकदम ओपन नहीं हो रही है। लेकिन कोई भी आदमी अकेले नहीं लड़ता है, टीम होती है उसकी। उनकी इस बार की वो टीम है जो नई टीम है, जिसमें आपको दिग्विजय सिंह नहीं दिखेंगे, जिसमें आपको अजय सिंह नहीं दिखेंगे, बड़े चेहरे नहीं दिखेंगे। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में एक कांग्रेस की नई टीम बनाने की कोशिश की है इस विधानसभा उपचुनाव के जरिए, और उसी का वो नेतृत्व कर रहे हैं जिनको हम लोग कम जानते हैं, जिनका राजनीति में कम वजूद है, इसलिए हमें वो टीम नहीं दिख रही है। जी, चलिए संदीप जी, दोबारा आऊंगा, फिरोज सिद्दीकी साहब के पास में आता हूं। फिरोज जी, क्या कहेंगे जिस तरह से भूखा नंगा वाले बयान को लेकर? वो तो बीजेपी ने हथियार बना लिया, अब कैसे काट है कांग्रेस के पास इसकी? देखिए, हथियार बनाना बीजेपी की मजबूरी है जी। वो तो सामना नहीं कर पा रहे हैं जनता के बीच में, और मुख्यमंत्री के लेवल पे किसी इंसान को इस तरीके के बयान देना, अगर आपको है, आज ही उन्हीं के मिनिस्टर ने कहा है कि जिंदा गाड़ देंगे, उनकी मंत्री उषा ठाकुर ने कहा आदिवासी देशद्रोही है। तो अगर आपको इतना बुरा लगता है श्रीमान, तो आप अपने लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? आपको दूसरों की बात तो, अब दिक्कत ये है कि शिवराज जी बता नहीं पा रहे हैं। हमारे नेता ने खेद व्यक्त कर दिया, दिनेश गुर्जर जी ने, उन्होंने ये भी बता दिया कि मैं ये कहना चाहता था श्रीमान, आप मेरे से अगर कोई शब्द गलत निकला तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ। अब आप उसको मुद्दा बनाए, अगर मुद्दा बनाना है तो शिवराज जी इस बात का जवाब दें कि किसने आटा चोरी किया, कौन सरकार है जो आटा चुराती है, कौन सरकार है जो गरीबों का राशन चुराती है, जानवरों का राशन चुराती है, कौन सरकार है जिसने प्रधानमंत्री अन्न योजना में जो है घपले किए हैं। अभी दिग्विजय सिंह जी ने लेटर लिख के जांच करवाई है, लेकिन उनका तो आरोप है कि उनकी तमाम सारी योजनाएं जो जनता के भलाई के लिए तैयार की थी वो आपने सारी बंद करा दी थी। संबल की बात की जाए, कन्यादान की बात की जाए, आपके पास, अगर मैं आप ही को सक्सेना जी कहता हूँ, अगर आपके पास एक भी आदेश हो तो जरा दिखाइए चैनल पे। ये कभी दिखाते हैं? ये तो खाली बोलते हैं। इधर से आए, एक ने शायरी बोल दी, इधर दूसरा आया कुछ और बोल गया, तीसरा आया कुछ और बोल गया। उनकी ये स्थिति है। बताए ना कि क्यों 2 लाख रुपए तक की कर्जा माफी की बंद की। आप ये बताइए कि 100 रुपए बिजली आती थी, क्यों बंद की? आप बताइए कि हम 65 लाख जितने भाजपाई हैं, कोई भी गरीबों की योजना चालू हो, जितने भाजपाई हैं वो सब के सब गरीब हो जाते हैं। चाहे आप उनकी संबल योजना देख लीजिए, कोई भी योजना हो, उसमें जो भाजपाई हैं वो सब के सब गरीब बन जाते हैं, बेचारे गरीबों का हक छीन लेते हैं। कमलनाथ जी ने शुद्ध पे युद्ध चलाया, नेस नाबूद कर दिया माफियाओं को, जो गरीबों का हक छीन रहे थे, किसी का प्लॉट छीन लेते थे, किसी की है ना दूध में पानी मिलाते। चलिए तो ये फिरोज जी, सुनिए, अब मेरी बात पूरी हो जाने जी। तो अगर शिवराज जी तो उन्होंने कहा कि आप लाखों करोड़ों की संपत्ति के मालिक हो गए, आज से 20 से जब आप चुनाव लड़ने आए थे तो आपके पास क्या संपत्ति थी, और आज अब जब चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या संपत्ति है? तो फर्क है, 35 साल की संपत्ति कहाँ है, फिर कहाँ गरीब रहे आप? ये सारी बातें जब शिवराज जी, और रोज कमलनाथ जी तो रोज हर मंच से रोज कहते हैं कि आइए शिवराज जी, आपके 15 साल का हिसाब हो जाए और मेरे 15 महीने का हिसाब हो जाए। तो आए मुख्यमंत्री, आप लोग चलिए, आपने फिरोज सिद्दीकी जी आपने प्रमाण मांगा है, क्योंकि प्रमाण बीजेपी देगी। मैदान में आप दोनों हैं, बीजेपी कांग्रेस,
तो लोया जी प्रमाण देंगे। लोया जी से जवाब लिए लेता हूँ, लोया जी देंगे। लोया जी बताइए, जिस तरह से फिरोज सिद्दीकी कह रहे हैं। देखो, मैं बहुत सारी बातें आपको जी, इनको कोई प्रमाण मांगने की आवश्यकता नहीं है। आपको सबको हमें मालूम है कि 973 मध्य प्रदेश की जनता से झूठ बोले गए और उसका नाम रखा गया वचन पत्र, और वो 973 जब पकड़े गए तो अब 28 वचन आ गए नए। उसमें भी ज्यादातर वही की वही बातें हैं जो 2018 में कही। झूठ बोलने का स्वभाव और झूठे काम करने का काम कमलनाथ, कांग्रेस, इन सबका अपना चरित्र है। अब इसमें महत्वपूर्ण बात है, एक दो फिरोज जी अभी कह रहे थे कि ये शुद्ध का युद्ध, कह रहे थे कि ये गरीबों के हित में था। गरीबों के हित में नहीं था, केवल आपके छोटे और खुदरा व्यापारी को इसमें परेशान किया। एक बड़े आदमी, उद्योगपति का, एक बड़े आदमी का नाम आप बता नहीं। आप वो व्यक्ति हैं जो गरीब को अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपए शिवराज सिंह की भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती थी। उसे बंद करने वाली सरकार है आप वो सरकार हैं जिसने किसान से कर्ज माफी का वादा किया। और देखिए, एक नया काम किया कि वहां से दिल्ली से युवराज आए थे, उन्होंने घोषणा की थी कि 10 दिन में किसान का कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। अब नया वचन पत्र लेकर आए, उसमें से उनका ही फोटो हटा दिया कि ऐसा नहीं कि कहीं वो चोरी फिर से पकड़ा जाए, तो वो फोटो भी हटा दिया राहुल गांधी जी का कि हमें वो फोटो भी नहीं रखना है। अब नए फोटो के साथ आ गए। ये फोटो बदलने वाले लोग हैं, परंतु ये जो जनता है ये सब जानती है कि किसने गरीब का निवाला छीना था, किसने महिलाओं के साथ बेईमानी की, कि उन्हें ये कहकर कन्याओं के 51,000 की राशि आप खा गए, कन्यादान की राशि खा गए, जो हमारे यहाँ सबसे। इनसे प्रमाण ले लीजिए, सक्सेना जी, इनसे प्रमाण ले लीजिए। कहाँ 51,000 की राशि दे देना, फिरोज जी को प्रमाण दे देना। बिल्कुल, दीजिए। आप महिला बाल विकास संचालक से लिखवा के दीजिए। चलिए, नहीं, इतनी आवश्यकता नहीं है। नहीं, आपकी सरकार है ना, महिला बाल विकास संचालक से लिखवा के दीजिए। आपकी सरकार के मंत्री लखन घनघोरिया, जिनके पास सामाजिक न्याय विभाग था, उन्होंने मध्य प्रदेश की विधानसभा में ये स्वीकार किया। मैं तो आपसे कह रहा हूँ, आपके पास सरकार है, आप किसी के बयान मत बताइए, आप तो प्रमाण दीजिए। हम तो प्रमाण देते हैं आपको। सुनिए, अभी भी वो बेटियां आपको भी सुन रही है, मुझे भी सुन रही है, जिनके बच्चे हो गए परंतु उन्हें राशि नहीं मिली। ये मैंने आपसे कहा ना कि लखन घनघोरिया जी जिस बात को विधानसभा में स्वीकार, तो आप कर्जा माफी को भी यही कहते थे कि किसानों की कर्जा माफी नहीं हुई। जी, फिर से कह रहा हूँ आपसे, मैं वही बातें कह रहा हूँ कि उमंग सिंगार क्या कहते थे कि सबसे बड़ा माफिया दिग्विजय सिंह है। ये आपके मंत्रियों की बात बता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। डॉक्टर गोविंद, आपकी मंत्री भी कह रही कि ये झूठे नारियल फोड़ते शिवराज जी। हम तो देखिए, हमारा तो मंत्री देवी भी यही कह रही है सर। कहेगा वो करेगा, जो कहेगा वो करेगा। हमारा वो नहीं है कि आपने आकर दिल्ली से एक जमूरे की तरह। मैं तो इमरती देवी कह रही थी कि आप झूठे नारियल फोड़ते हैं, मंत्री बदल देंगे। चलिए, और जहाँ तक इमरती देवी जी का प्रश्न है, वो महिला बाल विकास का काम बेहतर कब कर रही है, आप भी बहुत अच्छे से जानते हो। तो मैं वही कह रहा हूँ कि वो बता दें, वो बता दें कि 51,000 की राशि वो तो कहती घूमती थी कि हमारी सरकार 51,000 की राशि दे रही है। चलिए, संदीप जी के पास में आता हूँ, दोबारा आऊंगा मैं आपके पास। लोया जी, संदीप जी के पास में आता हूँ। संदीप जी, उस बात पे मैं आता हूँ आपके पास में, जिस तरह से कि कमलनाथ बिल्कुल फ्रंट में है और पूरी टीम जो उनके पीछे से काम कर रही है, क्या ये भी एक कारण है कि जिस तरह से फ्रंट में कमलनाथ हैं, इसका ये भी हो सकता है कि अगर जो अच्छा होगा तो वो कमलनाथ का, अगर बुरा होता है तो कमलनाथ का है, और फिर उसके बाद वो तय करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में उनके फ्यूचर को, उनके राजनीतिक करियर को। ये भी एक पॉइंट हो सकता है क्या इसको लेकर संदीप जी? आपकी बात पूरी तरह सही लगती है। जो कांग्रेस के हालात देख के लगता है पूरी तरह कांग्रेस यानी कमलनाथ जी, कमलनाथ यानी कांग्रेस। उपचुनाव में अगर हम देखते हैं तो पूरी तरह एक ही चीज नजर आ रही है कि कांग्रेस ने सारा जिम्मेदारी या सारो दारोमदारी कमलनाथ पर छोड़ दी है। अगर जीतेंगे तो कमलनाथ, हारेंगे तो कमलनाथ, आगे की कांग्रेस कैसी होगी ये भी तय करेंगे कमलनाथ। और बात भी ठीक है कि सत्ता में कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार रही है 15 महीने। इस सरकार का जो हिसाब है वो बेहतर तरीके से कमलनाथ ही दे सकते हैं। बीजेपी के जो आरोप लगेंगे उनका भी जवाब कमलनाथ दे सकते हैं। इसलिए कांग्रेस ने एक नई रणनीति के तहत सिर्फ एक चेहरा
जिसे हम सामने लाएंगे, जिसके कार्यकाल को हम सामने लाएंगे और उसी के जरिए हम अपनी सारी बात कहेंगे। इसका असर कांग्रेस को एक लाभ भी हो सकता है कि कांग्रेस के अंदर जो हमेशा गुटबाजी हम लोग देखते थे, तमाम गुट नजर आते थे, तो कम से कम इस चुनाव में कांग्रेस में वो गुट नजर नहीं आ रहे हैं। अब उसका लाभ होता है, नुकसान होता है, ये तो चुनाव बताएंगे, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस यानी कमलनाथ और कमलनाथ यानी कांग्रेस है मध्य प्रदेश में इस समय। तो क्या संदीप जी ये भी माना जाए कि गुटबाजी, तमाम तरह के सवाल गुटबाजी को लेकर कांग्रेस पर उठते रहे हैं, लेकिन जब 2018 का चुनाव हुआ तो एक वातावरण बना, एक चाहे सिंधिया की बात की जाए उस समय, चाहे कमलनाथ की बात की जाए या फिर हम दिग्विजय सिंह की बात की जाए, अलग अलग भूमिकाएं सबकी थी और लग रहा था कि कांग्रेस नहीं अब एक है। तो क्या गुटबाजी अभी भी है, लेकिन चूंकि कमलनाथ जैसा चेहरा आप सामने है और जिस तरह से आप भी बात कर रहे हैं कि जो कुछ भी अच्छा बुरा है वो कमलनाथ का है, यही कारण है कि ये कुछ इस चुनाव में दिख नहीं रहा है? देखिए, कांग्रेस को बगैर गुटबाजी की आप कल्पना नहीं कर सकते जी। कांग्रेस एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसमें गुटबाजी तो रहेगी जी। कांग्रेस इसके पीछे तर्क भी देती है, वो कहती है हम लोकतांत्रिक हैं, हमारे यहाँ सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, सब अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस में वो अनुशासन नहीं है जी। कांग्रेस एक लाइन पे चलने वाली पार्टी नहीं है। हम बीजेपी में देखते हैं तमाम असंतोष होते हैं, तमाम लोग अपनी बात कहते हैं, लेकिन जैसे ही पार्टी खड़ी हो जाती है या पार्टी की कोई लाइन तय हो जाती है तो सारे नेता एक कतार में कतारबद्ध नजर आने लगते हैं। कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी यही है कि वो अनुशासन के मामले में कमजोर है, इसलिए गुटबाजी रहती है। और आप कभी कल्पना नहीं कर सकते कि कांग्रेस जब तक है तब तक तो गुटबाजी रहेगी, ये तय है जी। क्या एक चीज और सामने आ रही है संदीप जी, जिस तरह से अगर 28 सीटों की बात करें, एक तो अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो बीजेपी काफ़ी कंफर्ट जोन में दिख रही है बशर्ते कांग्रेस के, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह के बयान आ रहे हैं, चाहे पीसीसी कमलनाथ के हों या अन्य नेताओं के हों, लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में कांग्रेस है या फिर कांग्रेस जानती है कि ये चुनाव काफ़ी टफ उसके लिए है? नहीं, कांग्रेस को कुछ ऐसा आभास हो रहा है कि यह चुनाव में जनता उनके लिए लड़ रही है और वही बात तमाम कांग्रेसी नेता भी कह रहे हैं कि ये चुनाव कांग्रेस नहीं जनता लड़ रही है। लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर जनता जब चुनाव लड़ती है तो वो आप जमीन पे जाएंगे तो वो उत्साह दिखता है। मुझे पहली बार चुनाव में मैं भी कुछ इलाकों में गया हूं, ये एक ऐसा चुनाव है जिसमें जनता में ना तो नकारात्मक पक्ष हो ना सकारात्मक पक्ष है। सरकार जाने का अफसोस भी नहीं और नई सरकार आने की खुशी भी नहीं है, इसलिए बड़ा न्यूट्रल चुनाव है। जो भी राजनीतिक दल मतदाताओं को उत्साहित कर लेगा, मतदाताओं तक अपनी बात कह लेगा और वोट के लिए मतदाता को बाहर निकाल लेगा, वो बड़ा लाभ पा जाएगा इस चुनाव में। और इस मामले में कांग्रेस की तुलना में कहीं ना कहीं बीजेपी की स्थिति, उसका संगठन मजबूत है। कांग्रेस को कोशिश करनी होगी कि वो भी अपने मतदाता को बाहर निकाले। चलिए तो संदीप जी, हो जाएगा। हमारे साथ में हमारे वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे साहब भी हमसे जुड़ गए हैं। आशीष जी, जिस तरह से अगर बात, आज जो मुद्दा है हम लोग बात कर रहे हैं कि 28 का जो रण है, दूसरी तरफ रथ भी रवाना हो चुके हैं और वचन पत्र जो 28 वचन कांग्रेस ने दिए हैं। संदीप जी से भी वही बात कर रहा था, किस नज़र से संग्राम को आप देखते हैं? चूंकि ट्रेंड की बात की जाए तो संदीप जी जिस तरह से कहा कि मतदाता खामोश है, अब इसको कैसे भापा जाए कि ये ट्रेंड किस ओर जाएगा, या फिर जिस तरह से कह रहे हैं कि जो पार्टी इन मतदाताओं को बाहर निकाल पाएगी, अपने में बदल पाएगी, वही सक्सेस होगा। क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? मतदाता खामोश है, लेकिन मतदाता वैसे भी कभी चीखते नहीं है, क्योंकि वो साइलेंटली एक मत जो है देते हैं। पिछले चुनाव में भी हमने देखा था, बात आई थी, और उसके पहले मतलब यही है कि जो वातावरण है चुनाव का वो साइलेंट मोड में है। जी जी, मतदाता तो कौन है वो मतपेटियों में या ईवीएम में टूटता है जी। और ये मतदाता न्यूट्रल इसलिए भी है या शांत इसलिए भी दिखता है क्योंकि 18 महीने बाद दोबारा चुनाव की स्थिति सामने आई है। तो मतदाता अपना एनालिसिस करता है, अपना देखता है। और हम इसको यूं भी देख सकते हैं कि जो कांग्रेस और भाजपा के नेता जिस तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उसमें कौन मतदाता वहां पर इकट्ठा है, कार्यकर्ता इकट्ठा है या आम आदमी इकट्ठा है, इससे बहुत सारी चीजों का एनालिसिस हो सकता है। लेकिन जहां तक चुनाव की जो प्रक्रिया है अभी तो शुरू हुई है, अभी तो नामांकन पत्र भरने की भी अंतिम तिथि बाकी है, फिर नाम वापसी की तिथि बाकी। जब नाम वापसी हो जाएगी 18 या 19 तारीख को जो उनका, उसके बाद एक फाइनल पिक्चर बनेगा। तो आखिरी के जो 12-13 दिन है वहां पर मतदाताओं की हलचल, कार्यकर्ताओं की हलचल, ये सब सामने नजर आएगी।
दूसरी बात यह है कि कांग्रेस और बीजेपी में फर्क यह है कि कांग्रेस बीजेपी जो है वो अपने कॉर्डर के बूते पे, अपने नेताओं के बूते चुनाव लड़ती है। उनके सारे नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं और वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। कांग्रेस के पास जो है, कांग्रेस हमेशा ही जनता के भरोसे चुनाव लड़ती है। कांग्रेस के पास कॉर्डर के नाम पर कोई बहुत मजबूत एक ढांचा नहीं है। कांग्रेस के सारे काम करते रहते हैं, जिम्मेदारी कहने को बांटी जाती है, लेकिन कई बार बहुत सारा आप देखते हैं कांग्रेस में छत्रप जो है वो 4-5 बड़े नेता उस तरह काम करते हैं। भाजपा में पूर्व नेताओं के पास एक अलग होता है। तो दोनों के चुनाव लड़ने की शैली में बहुत फर्क है। जो था जनता का जो मैंडेट था 2018 में, वो कांग्रेस जो चुनाव जीती थी और सरकार बनाई थी, वो जनता की वजह से बनी थी। वो कार्यकर्ताओं की वजह से ठीक है, एक पार्ट है उनका कि उन्होंने उसको मेहनत करी। लेकिन इस बार भी यही स्थिति है कि कांग्रेस जनता के भरोसे पे चुनाव लड़ रही। कांग्रेस को लगता है कि उसके साथ जो कुछ हुआ है वो उसको जनता समझेगी और उसको करेगी। तो ये दो फर्क हैं और मुझे लगता है कि 18-19 तारीख के बाद पिक्चर ज्यादा क्लियर होगी और ये जो मौन अभी हमें लग रहा है वो उस समय टूटे। चलिए लोया जी, पिक्चर धीरे धीरे क्लियर होगी, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, कुछ भी पिक्चर क्लियर है कि मध्य प्रदेश में जो 28 चुनाव हो रहे हैं इसमें कांग्रेस के हाथ बहुत कुछ आने वाला है। और ये जो हमारे वीडियो रख गए हैं ये केवल यही बताने गए हैं कि कांग्रेस का 15 महीने सरकार, तो ये तो 2018 में भी गए थे, 2018 में भी गए थे जी। देखिए, एक मिनट फिर से आपसे कहता हूँ, 2018 में कैसी सरकार बनी थी? ऐसी सरकार बनी थी जिसमें वोट भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिला था और विधायक कांग्रेस के ज्यादा चुनकर आए थे। कैसी सरकार बनी थी? और जैसे ही कांग्रेस के विधायक सब हुए, भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ गई। जनता तो तब भी हमारे साथ थी, आज भी हमारे साथ है। तो ये 28 चुनाव इनको बता देंगे। और जो अभी यहाँ चर्चा हो रही थी कि केवल कमलनाथ जी को आगे क्यों किया जा रहा है, केवल कमलनाथ जी को आगे इसलिए किया जा रहा है 15 महीने की जवाबदेही उनकी है। अभी आपको मालूम है ब्यावरा में माननीय विधायक जी के यहाँ जो बैठने गए थे कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, वहाँ एक किसान ने पूछ लिया दिग्विजय सिंह जी से कि हमारा कर्जा माफ क्यों नहीं हुआ? तो उन्होंने जवाब क्या दिया था कि मुझसे नहीं, कमलनाथ जी से पूछो। तो जब जनता के प्रति जवाबदेह दिग्विजय सिंह बता चुके हैं कि कौन है, तो उसी व्यक्ति को आगे किया गया है। एक बात। दूसरी बात, ये आखिरी पारी है। हमारे दोनों बुजुर्ग नेता है कांग्रेस के, सम्मानी राजा और उद्योगपति महाराज, इन दोनों के ये अंतिम लगभग अवसर। चलिए, वक्त की कमी है, फिरोज सिद्दीकी नहीं चाहता है कि उनके पीछे खड़े। फिरोज सिद्दीकी जी से कमेंट से ले लेते हैं। फिरोज, क्या कहेंगे लोया जी जिस तरह से कह रहे हैं? देखिए, हमारी तो सरकार गिरी, हमारे 25 विधायक टूटे, कई सारे हजारों कार्यकर्ता सिंधिया जी के साथ चले गए। उसके बाद कांग्रेस ने अपने आप को जैसे फ्रेम करके और कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम सामने आए, वो देखने की बात है। भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट रहे हैं, वो ये भी नहीं तय कर पा रही कि उसको महाराजा सिंधिया को साथ रखना है या छोड़ना है। अभी इनके रथ जो बिना महाराजा सिंधिया की फोटो के गए हैं, ये बूथों पे नहीं घुस पाएंगे, उनके आदमी उन्हें बूथों पे नहीं घुसने देंगे कि महाराज का फोटो लगवा के लाओ फिर वो लौट के आना। ये अभी 3-4 दिन के अंदर में आप खबरें चलाएंगे। और मैं चुनौती देता हूं लोया जी को कि आपके पूरे नेता एक तरफ और कमलनाथ जी की सभाओं में, आज जैसी बमोरी में आई, कल सुर्खी में आई थी, उसकी 25% भीड़ ला के दिखा दे। अभी तो मुख्यमंत्री की सभा में से उठ के लोग भाग रहे हैं। इनकी तो पहली चुनौती ये है कि जनता, भारतीय जनता पार्टी जिसको जनता ने गद्दार कह रखा है, उनके प्रत्याशियों की बात सुन ले, उसके बाद वोटिंग की बारी आएगी। अभी आपको बहुत लंबा चलना है। 19 तारीख के बाद, जैसे कि सक्सेना जी, आशीष जी ने कहा है कि 19 तारीख के बाद आप देखिए। तो चलिए, ये तो इब्तिदाई 19 के बाद देखेंगे, 3 नवंबर के बाद देखेंगे। और जो रण है वो सामने दिख रहा है। 28 सीटों का रथ भी रवाना हो चुके हैं, वचन भी सामने हैं। और अब देखना होगा कि 10 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो ये विजय रथ किसका दौड़ता हुआ दिखेगा। आज हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए ब्रिजगोपाल लोया जी आपका, फिरोज सिद्दीकी साहब आपका, संदीप पुराणिक जी आपका और आशीष दुबे साहब आपका, चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की जो 28 सीटों पर जंग है और जंग के साथ बयान हैं, आरोप है, प्रत्यारोप है, वादे हैं, दावे हैं। लेकिन ये भी सही है जिस तरह से चर्चा में आई बात कि जो अभी वोटर है वो खामोश है। खामोश इसलिए भी है कि बहुत जल्द, अभी 2 साल ही बीता है, एक बार फिर चुनाव मध्य प्रदेश में उन सीटों पर जहां उपचुनाव हो रहे हैं या जहां ऐसी स्थिति बनी है। देखना होगा प्रजातंत्र, लोकतंत्र का ये जो पर्व है, 28 सीटों पर जनता किस मूड में है। और वो मूड 3
नवंबर को जब वो वोट डालने जाएंगे ईवीएम मशीनों में फैसला कैद होगा और 10 नवंबर को जब मशीनें खुलेंगी तो मालूम पड़ेगा कि मध्य प्रदेश की सियासत राजनीति का जो ऊंट है वो किस करवट बैठता है। हालांकि सत्ता में बीजेपी है, स्थायित्व के लिए चुनाव लड़ रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो सत्ता की वापसी के लिए चुनाव है। इसके अलावा जो अन्य दल हैं, ये जो निर्दलीय है, वो भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। देखना होगा किस तरह की तस्वीर एमपी के इस इलेक्शन की धीरे धीरे आगे बनती है। हमारी इस चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। ज्वाइन द 100% digitally enabled, future ready university.